अपना रिएक्शन दिया है और वो ये है कि हम कर्नाटका हाईकोर्ट के हिजाब के फैसले से डिसएग्री करते हैं और इसलिए डिसएग्री करते हैं कि ये संविधान के ये सस्पेंड करता है फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, एक कल्चर को, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को, और ये आर्टिकल 15 को भी कि जो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है रिलीजन के ऊपर वो उसका भी वायलेशन करता है। तो ये 4-5 चीजों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट के हम डिसएग्री करते हैं। और तीसरी बात यह है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हिजाब नहीं है। आप कैसे डिसाइड करेंगे एसेंशियल है ही नहीं है? आखिर बात कहां खत्म होगी? मस्जिद की बात हुई तो आपने कहा मस्जिद एसेंशियल नहीं है, दाढ़ी की बात हुई आपने कहा दाढ़ी एसेंशियल नहीं है, अब आप बोल हिजाब नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट जो साबरीमाला का हियर कर रहा है जजमेंट को, उसमें हमको ये चाहिए कि हम अपील करें, इसलिए हम करें सुप्रीम कोर्ट में उसको अपील करनी चाहिए। और अगर कोई मुस्लिम लड़की ये कहती है कि हिजाब मेरे फेथ का एसेंशियल है, तो किसी मुसलमान को भी अख्तियार नहीं है कि वो डिसाइड कर एसेंशियल ही नहीं है, वो उसका राइट है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस संविधान में है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और छठी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म, भाई यूनिफॉर्म अगर यूनिफॉर्म पहनेंगे का बेटा कौन सा अमीर का बेटा कौन है? कि यूनिफॉर्म पहनने से जात नहीं मालूम होती कौन सी कास्ट का है कौन सी कास्ट का नहीं है। और यही मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में तो उसमें वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और संविधान का प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये सब चीजें इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एक MIM पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्होंने भी पिटिशनर हैं, हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और इसका एक और जो नेगेटिव इंपैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी जगह जगह पर। अरे भाई, अगर कोई स्कूल को जाकर पहन रहा है, क्या उसमें बुराई है? इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में, इंग्लैंड में उनके स्कूल में अलाउड है कि आप वही ड्रेस यूनिफॉर्म पहने और वही ड्रेस का कलर का हिजाब भी पहने। बने हुए नियम किस लिए होंगे? आप सिर्फ मुझे ही कह रहे हिजाब मत पहनो? कौन से नियम? और अगर आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहनने से, हम यही तो कह रहे हैं, आप पहले तो आप आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती आप रिलीजन के नाम पर। और यूनिफॉर्म में पहनूंगा तो क्या जात नहीं मालूम होगी, कास्ट नहीं मालूम होगी, गरीब अमीर का बेटा या बेटी है नहीं मालूम होगा? और अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिहाज से हिजाब पहनेंगे तो दूसरों का एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ करेंगे, मेरा एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं अलाउ करेंगे? मेरे लिए एसेंशियल है वो। और मेरी, आप ये कह रहे हैं कि या तो तुम पढ़ो या तुम हिजाब छोड़ो। अरे भैया, कैसे होगा? संविधान में मुझे इजाजत है कि मैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के तहत अपना हिजाब भी पहनूं और शिक्षा भी हासिल करूं, इससे देश मजबूत होगा। बकवास है, बकवास है, झूठ बोल रहे हैं। भारत में 3 स्टेट्स हैं, तेलंगाना, कर्नाटका और एक स्टेट है, जहां पर मुस्लिम बच्चियां हिंदू बेटियों के बराबर स्कूल में पढ़ रही हैं। क्या बकवास बात कर रहे हैं? उससे क्या हासिल होगा? मॉडर्निटी की निशानी यह है कि हिजाब ना पहने। मॉडर्निटी की निशान यह है कि हम सब चीज अपने रिलीजन के प्रैक्टिस छोड़ दें। ये मॉडर्निटी ये नहीं है, हम इसको नहीं मानते इन चीजों को। भाई, संविधान के तहत मुझे अपने कल्चर को, अपने फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को, एक्सप्रेशन को लेकर चलने की इजाजत है। और वो लड़कियां तो पढ़ना चाह रही हैं। अच्छा, आखिरी बात, मेरे हिजाब पहनने से कुछ तकलीफ क्या हो रही है? भाई, मैं क्या रोड पे धरना दे रहा हूं, ट्रैफिक रोक रहा हूं? मैं हिजाब, सर पे हिजाब पहन रही हमारी बेटी, उससे आपको हार्म क्या हो रहा है? इसीलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट है वो तय करेगा। नहीं तो अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपील होगी। संविधान, हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये जजमेंट से हम डिसएग्री इसलिए करते हैं कि ये संविधान के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करता है। जब संविधान के फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर रहा है तो उसको बहाल करने की जरूरत है। ऑनरेबल मेंबर श्री असाउद्दीन ओवैसी। स्पीकर सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे
आज बोलने का मौका दिया। सर, मैं अपनी बात का आगाज करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूंगा जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम के उनके जज्बात और उनकी तकालीफ की अक्कासी इस ऐवान में हो सकेगी। शायर ने कहा कि आज वो कश्मीर है महकूम और मजबूर और फकीर, कल जिसे अहले नजर कहते थे ईरान सगीर, सिनाए अफलाक से उठी है आहसोसनाक, मर्द हक होता है जब मरूब व सुल्तान व अमीर, कह रहा है दास्तान बयादारी आयाम की, कोह के दामन में वो गम खाने दे खाने पीर। और किसी और जगह पर एक शायर ने अच्छा कहा कि घात में सयाद पहलू में है खटकता तीर का, एक पहलू यह भी है कश्मीर की तस्वीर का। सर, मैं यहां पर यह बात साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा कि एक आरटीआई के एप्लीकेशन में यह कहा गया जवाब में कि 30 साल में 1724 मिलिटेंट्स को हुकूमत और फौज ने, पुलिस ने उनको मारा, मिलिटेंट्स को, या उनकी मौत हुई, जिसमें से सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित का कत्ल हुआ। और सर, हैरत की बात यह है कि कश्मीरी पंडित के ताल्लुक से बड़े गम और आंसू बहाए जाते हैं, मगर 30 साल में एक ही आदमी को कोर्ट ने उसको सजा दी, और विटनेस कौन था? कश्मीरी मुसलमान हरदनाथ वंचू के कत्ल के केस में। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि एक आजादना कमीशन को फौरन बनाया जाए ताकि सच्चाई और हकीकत सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हैरत अफसोस इस बात का है कि 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गर्म करने के लिए। सर, दूसरी बात यह है कि जो बात यहां पर सरकार की तरफ से कही गई कि जो डिलिमिटेशन हुआ, असेंबली और पार्लिमानी हलकों की जो हदबंदी की गई, वो बड़ा ही साफ सुथरे तरीके से किया गया। कितना साफ सुथरा था देखिए सर, अनंतनाग को उन्होंने मिला दिया पूंछ और राजौरी से, इतना साफ सुथरा था कि साउथ कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो कंप्लीट एथनिकली कश्मीरी है, वहां से आप उसको मिला दिए पूंछ और राजौरी में। अगर दिसंबर में इंतखाबात होंगे तो मुगल रोड तो बंद होगी, तो किसी को आना है तो डोडा, उधमपुर, जम्मू, पूंछ से उसको आना पड़ेगा। कितने डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करेंगे? यह आपका साफ सुथरा मुजाहरा है। तीसरी बात यह है कि सर, मैं मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जब जवाब देंगे, वो उस ऐवान के जरिए पूरे मुल्क को बता दें कि आपने दफा 370 को, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद आपने कहा था कि हर मर्ज का इलाज हो जाएगा। मर्ज का इलाज नहीं हुआ, मर्ज बढ़ गया। जो मर्ज नहीं था पहले, वो मर्ज बढ़ चुका है। मैं आपके जरिए से मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से जानना चाहूंगा कि इस ऐवान पर आप रख दें कि कितना एक पैसा इन्वेस्ट हुआ नहीं हुआ। एमओयू की बात मत करिए, कागजात तो बहुत निकलेंगे, मगर एमओयू नहीं बल्कि एक पैसा कितना आपने इन्वेस्ट कश्मीर में करवाया। दूसरी बात यह है सर, एक तरफ सरकार बोलती है हम प्राइवेटाइज करेंगे पूरे मुल्क में, एलआईसी और सब चीज, मगर यहां पर हॉर्टिकल्चर को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दिया गया। जो कश्मीरी अपना सेब बेचता था, आप उसको कह रहे हैं नहीं अब हम पीएसयू बना दिए। यह आपका साफ सुथरा और आपकी राह दिखाता है। पावर आपका बरखी का, आपने उसको सेंट्रल पीएसयू से जोड़ दिया। तीसरी बात यह सर, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या फिर कश्मीर के लिए? यहां पर एक पॉलिसी, वहां पर एक पॉलिसी, कौन सी कंटिन्यूएशन है? आप तो यहां पर एक अपना रहे हैं, वहां पर अलग लोग अपना रहे हैं, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है। सर, फार्मा ट्रेडर्स पर दावे हो गए, रेट पड़ गया। जो सप्लायर्स है उन पर रेट पड़ गया। टोल पोस्ट खत्म कर दिया आपने। 114 राइस मिल बंद करने के दहाने पर आ गए। इसका जवाब नहीं है सही है गलत है। अच्छा सर, फिर आप देखिए कि एक और बात मैं आपके गोशे गुजार करना चाह रहा हूं कि
इकोनॉमिक डिपेंडेंस आप इतना कर दे रहे कश्मीरियों के ऊपर। यानी आप कल ये बताएंगे, मैं खत्म कर रहा हूं सर, कल आप ये बताएंगे कि नहीं नहीं हमने तो इतना पैसा दिया था। सर कि आप ये इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है आपकी? और अनएम्प्लॉयमेंट कितना है सर कश्मीर में आज? अनएम्प्लॉयमेंट सर आज कश्मीर में 7.2% है। ऑल इंडिया पूरे भारत में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो 370 निकाल के आपने क्या किया सर? अनएम्प्लॉयमेंट वहां और बढ़ गया। अच्छा सर, ये और एक बात आपसे कर रहा हूं, जे की आईडीसी। सर ये जे की आईडीसी ऐसा आपने एक शैतान को बना दिया आपने, वहां पर एक शैतान को क्रिएट कर दिया आपने जे की आईडीसी को। और जमीन किसी की भी ली जा सकती है, पुलिस साथ रहेगी और उसके फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये जमहूरियत है ना, जमहूरियत में गलत फैसलों को कोर्ट में चैलेंज करेंगे, माने जमीन किसकी भी ले लेंगे, पुलिस का ऑफिसर साथ देंगे। तो इसीलिए सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर एतबार से आपने वहां पर कोई गलत पॉलिसी की और अखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर कन्वेंशन जो है, ये बजट को यहां नहीं डिबेट करना चाहिए। इस बजट को तो वहां के मुंतखब शुदा अवामी नुमाइंदों को बहस करनी चाहिए। यहां पार्लियामेंट में बैठकर हम एक जम्मू का कश्मीर का कैसे बजट पास करेंगे? तो गैर अखलाकी बात है, कन्वेंशन के खिलाफ है। और इसको बताता है कि आपका मंशा और मकसद क्या है, कि आप यहां पर कठपुतली की तरह कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और क्या कश्मीर में मिलिटेंट्स एक्टिविटी नहीं, लोग नहीं मर रहे वहां पर, सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हो रही, बराबर हो रही है वहां पर। तो इसीलिए सर हम आपसे अपील कर रहे कि आप इन हालात को, खत्म कर रहा हूं सर, इन हालात को देखिए। और कश्मीर की जामा मस्जिद को क्यों नहीं खोलते सर? आप खोलिए ना जामा मस्जिद को, आने दीजिए। आपने जर्नलिस्ट फहाद शाह को पकड़ लिया, क्यों पकड़ा आपने? एक नहीं दो यूएपीए केसेस लगा दिए। आप बोलते हैं हम दिल और दिमाग को जीतना चाहते हैं। कहां दिल और दिमाग को जीत रहे हैं आप तो वहां पर अपने जोर और जबर की बुनियाद पर जमहूरी तरीके से जो आवाजें उठ रही उनको दबा रहे हैं आप। मैं इसकी मजम्मत करता हूं सर, और मैं इस बजट के खिलाफ अपने खड़ा हूं बोलने के लिए। आपका बेहद शुक्रिया।